मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। पश्चिम बंगाल में एक घटना घटी। ईडी के अधिकारी पर पथराव हुआ, उसमें 3 लोग जख्मी हो गए। ये निश्चित रूप से कानून व्यवस्था के बिखराव का एक परिणाम था। लेकिन उसके बाद जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो बदलाव आया है वो अहम है और वो देखने वाली बात है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अ, अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के हैं, उन्होंने कहा कि वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करा दिया जाए। विपक्षी पार्टी भाजपा ने भी इसकी बात कही है और राज्यपाल ने भी कहा कि जो संवैधानिक नियम है उसके अनुसार काम किया जाएगा। तो अब उस पूरे राजनीति को बड़ी गहराई से देखने की जरूरत है कि आखिर कांग्रेस ने क्यों कहा कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। कांग्रेस, जबकि इंडी गठबंधन जो बना है उसमें कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस दोनों ही सहयोगी है। फिर अपने ही सहयोगी के लिए इस तरह की बात करना, ये तमाम तरह के प्रश्न हैं जिसका जवाब हम ढूंढ रहे हैं और इसका जवाब हम लेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक चंद्रभूषण पांडे जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। और सर, प्रश्न सबसे बड़ा मेरे जहन में जो आता है वो ये आता है कि इंडी गठबंधन में मजबूत सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस ही है। बिल्कुल। और मजबूत पार्टियों में एक तृणमूल कांग्रेस है जिसका एक राज्य पर शासन है। और कांग्रेस ही के अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू करा दिया जाए। तो हम क्या माने? कांग्रेस को पक्ष माने कि विपक्ष माने? पहला सवाल ये। देखिए, इस राशन घोटाला कांड की जांच करने गए ईडी टीम पर जो हमला हुआ, ये शाहजहां शेख के घर पर, और जिसमें ईडी के 3 अधिकारी और सीआरपीएफ के जवान घायल हो गए। इसको लेकर के जो अभी बवाल पश्चिम बंगाल में चल रहा है, यह कोई नई बात नहीं है। यह बंगाल में यह परंपरा हो गई है कि जब कोई घोटाले की जांच शुरू होती है तो वहाँ पर वो शासक वर्ग के द्वारा जो है पत्थर चलाया जाता है, उसको पीटा जाता है, मारा जाता है, गालियाँ दी जाती हैं, गाड़ियों में आग लगा दिया जाता है, बहुत तरह का उपद्रव किया जाता है। तो इस घटना का मतलब कि महत्ता इसलिए अभी है कि लोकसभा का चुनाव आसन्न है, तुरंत होने वाला है, इसलिए राजनीतिक पारा बहुत ऊपर चढ़ा हुआ है और उसमें यह घटना हो गई। खासकर जो आपने कहा कि कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी जी ने सबसे पहले आगे आकर के यह कहा कि ये इस घटना को देखने से ऐसा लगता है कि अब हिंसा ही बाकी है, मतलब कि अब जान से ही मार दिए, जान से बाकी रह गया है। इसलिए अब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना बहुत जरूरी है। अधीर रंजन चौधरी जी के बयान का काफी महत्व है, जबकि वो भी पश्चिम बंगाल से ही हैं। पश्चिम बंगाल के नेता हैं। और अभी जो इंडिया ब्लॉक है, वो जो महागठबंधन बना है विपक्षी दलों का भाजपा को हराने के लिए, उसका हमको लगता है कि कांग्रेस के बाद दूसरा पार्टनर, सबसे बड़ा पार्टनर टीएमसी ही है। तो टीएमसी और कांग्रेस के बीच में क्या चल रहा है और सीट बंटवारे की बात भी साथ साथ चल रही है, उस दरमियान यह कहना, अधीर रंजन चौधरी की का यह डिमांड करना कि राष्ट्रपति शासन यहाँ लगे, इसके बहुत राजनीतिक मायने हैं। अधीर रंजन चौधरी के कहने के बाद वहाँ के राज्यपाल ने कहा, जी हाँ साहब, इस बात को हम गौर से देख रहे हैं और इसकी रिपोर्ट हम मंगा रहे हैं और जो विकल्प होगा वो हम करेंगे, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो यह अधीर रंजन चौधरी की बात को लेकर के आप पीछे चलेंगे तो स्पष्ट होगा कि अभी 2-3 दिन पहले कांग्रेस की बैठक सभी नेताओं की बैठक हुई थी, दिल्ली में चल रही है लगातार अभी।
तो जो प्रथम दिन जो बैठक थी उसमें देश भर से कांग्रेस के नेता लोग आए हुए थे, अध्यक्ष थे, महासचिव और बहुत लोग थे। लेकिन बंगाल के जो प्रमुख थे अधीर रंजन चौधरी उस मीटिंग में नहीं गए थे, क्योंकि सीट बंटवारा का मामला था, वहाँ पर वो डिस्कस हो रहा था। तो टीएमसी के ममता बनर्जी ने इसके पहले पूर्व में बार बार कहा है कि हम 1-2 सीट दे सकते हैं कांग्रेस को, इससे ज़्यादा सीट हम नहीं दे सकते हैं। कांग्रेस का डिमांड है कि नहीं, हमको दो सीट नहीं चाहिए, हमको जो है कम से कम 5-7 सीट से कम हमको नहीं चाहिए, हम इतने सीट पर नहीं लड़ेंगे, समझौता नहीं कर सकते। तो ये दोनों में तनाव चल रहा है पहले से, और स्थिति वहाँ बंगाल की यह बन गई है कि वहाँ पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, चुनाव और हिंसा दोनों साथ साथ होता है। और स्थिति ऐसी बनती है कि अब आम लोगों का वहाँ विश्वास उठ रहा है कि सरकार में रहते हुए अगर कोई सरकार अगर चुनाव कराती है तो यह निष्पक्ष हो ही नहीं सकता है। और जिस तरह से हिंसा होती है, जिस तरह से नॉमिनेशन दिए जाने से रोक लिया जाता है, हत्याएं होती हैं, बम चलता है, गोलियां चलती हैं, तलवार चलता है, तो उससे यह स्पष्ट है कि ये चुनाव निष्पक्ष होने का सवाल ही नहीं है। तो वास्तव में जो विपक्ष के विभिन्न छोटे छोटे दलों की जो राय है कि पश्चिम बंगाल में अगर राष्ट्रपति शासन लागू करके अगर चुनाव कराया जाए तो चुनाव निष्पक्ष होगा और कांग्रेस को इसमें बहुत रिलीफ मिलेगा। कांग्रेस को सर क्या लाभ होगा, ये बड़ा प्रश्न है। कांग्रेस को लाभ यह होगा कि बंगाल में कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी थी और स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर के और ज्योति बसु के आने के पूर्व तक कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी थी। और एकाएक सीपीएम के आने के बाद और सीपीएम के आने के बाद उससे भी बुरा इनका वक्त आ गया जब तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई, ममता बनर्जी पहले कांग्रेस में ही थी और कांग्रेस से टूट करके इन्होंने यह बनाया और धीरे धीरे संघर्ष करके इस पर इतना बड़ा कब्जा किया कि सीपीएम और कांग्रेस दोनों को उखाड़ के फेंक दिया। अब इन लोगों को पैर रखने का वहाँ जगह नहीं मिल रहा है। इस राजनीति में स्पेस नहीं मिलने से दोनों पार्टी में बड़ी छटपटाहट है, चाहे वो सीपीएम हो, चाहे वामपंथी कोई लेफ्ट हो या कांग्रेस हो। तो कांग्रेस को इस बात का बहुत दुख है, जलन है कि हमको बंगाल हमारा छिन गया है और इसको किसी तरह हमको प्राप्त करना है। बंगाल कांग्रेसियों की बहुत बड़ी भूमि रही थी और एक से एक नेता वहाँ थे। तो यही कारण है। सीट शेयरिंग में टीएमसी लेफ्ट को कोई जगह देती है कि नहीं, लेकिन कांग्रेस को जगह देने में वो बहुत ही कृपणता दिखा रही है कि हम कांग्रेस को जगह नहीं देंगे और ये बेकार सीट लड़ेगा और सीट हमारा लूज होगा। तो कांग्रेस को देने के मूड में वहाँ की सरकार टीएमसी नहीं है, ममता बनर्जी भी खुद नहीं है। तो ये जो हिंसा हुई है या विपक्ष पर जो हमले होते रहे हैं, कांग्रेस पर हमला हो, भाजपा पर हमला हो और कोई पर हमला हो, इस सभी हमला के पीछे टीएमसी अपना दबदबा बनाए रखना चाहती है, डराए रखना चाहती है और डरा करके जनता को वोट ले लेती है और नेताओं पर केस करके और दर्जनों के दर्जनों भाव में इन लोगों को जेल भेज देती है। इसी से मुक्ति पाने के लिए कांग्रेस इस बात का स्वागत करेगी गठबंधन में रहते हुए कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। हालांकि भाजपा की सरकार केंद्र में है, भाजपा की सरकार चुनाव के वक्त पर अगर वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाती है तो सभी विपक्षी दल एकजुट होकर के हल्ला करेंगे ये डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, ये जानबूझ करके हमारे जनता के द्वारा चुने हुए सरकार को हटा करके और ये राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी अगर मांग कर रही है तो शुभेंदु अधिकारी जो हैं, जो वहाँ पर टीएमसी के यानी विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, अगर वो मांग कर रहे हैं राष्ट्रपति शासन का तो ये बड़ी बात नहीं है। वो साथ वो विपक्ष में तो है ही, मांग कर रहे हैं, उनका मांग करना ही है, वो सामान्य माना जाएगा। हाँ, वहाँ पर लेफ्ट की शक्तियाँ, लेफ्ट पार्टियाँ, कांग्रेस और भाजपा, ये जितने भी विपक्षी पार्टियाँ वहाँ की हैं, तृणमूल कांग्रेस शासन में है, ये लोग पंचायत इलेक्शन में मिलजुल करके भी लड़े थे, जो भारत में अन्य जगह आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन इन लोगों के मिलजुल कर लड़ने के बावजूद भी टीएमसी जो है अपना दबदबा बना करके और बाहुबली को और वैसे असामाजिक तत्वों को जोड़ करके हिंसा करवा करके चुनाव जीत जाती है और जीती भी है।
और चुनाव जीत जाने पर तो लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं कि जनता के वोट से चुनी हुई सरकार है। लेकिन स्थिति यही है कि पश्चिम बंगाल में अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो हमको लगता है कि दबे ज़बान से सब कोई इसका स्वागत करेंगे और बहुत बड़ा विरोध होगा भी नहीं। और कांग्रेस की मांग वो अपने जगह पर राजनीतिक ढंग से उचित है। अब जैसे देखा जाए, कल दिल्ली में खुर्शीद साहब जो हैं कांग्रेस के बड़े नेता, उनसे पत्रकारों ने पूछा कि वहाँ पे सीट शेयरिंग को लेकर आपको कितना सीट मिल रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी रहने दीजिए। आलाकमान ने कहा है कि अभी उसको रहने दीजिए, नहीं, मतलब कि अच्छा स्पेस इन लोगों को वहाँ नहीं मिल रहा है। तो क्या राष्ट्रपति शासन होने के बाद वो जो स्पेस नहीं मिल रहा था ये खुल जाएंगे हर जगह उस हिसाब से, या फिर ये कहें कि तृणमूल कांग्रेस इतने दबाव में आ जाएगी इस पूरे घटना के बाद कि वो इनके बात को मानेंगे या इनका बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगा? राष्ट्रपति शासन हो जाने के बाद में स्थिति बदल जाएगी। और यह सच है, इसको अब जैसा लिया जाए, यह सच है कि अगर राष्ट्रपति शासन में अगर वहाँ चुनाव होता है तो सभी दलों को अपना जगह मिल जाएगा, चाहे वो सीपीएम हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो। जो जिनका जितना वोटर है उनको सीट उतना मिल जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति शासन अगर नहीं होगा तो ममता ये बनर्जी के शासनकाल में इन लोगों को जीत पाना वहाँ मुश्किल है। मतलब कि एक सोची समझी रणनीति के तहत ये बयान अधीर रंजन चौधरी का है। आप जरा सोचिए कि अगर दूसरे जगह अगर भाजपा के लोग या भाजपा समर्थित कोई दल अगर कहता है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा तो ये सभी जो है सो कौआ की तरह जमा होकर के लोग काँव करते कि देखिए अनडेमोक्रेटिक स्टेप उठा रहे हैं, ये डेमोक्रेसी को समाप्त करना चाह रहे हैं, ये अकेले जीत जाना चाह रहे हैं सब। तो यही बात है। लेकिन कांग्रेस के कहने के बाद में ऐसी कोई तीखी प्रतिक्रिया आपने कहीं से नहीं सुनी होगी। इसका मूल कारण यही है कि वास्तविकता यह है कि वहाँ पर चुनाव हिंसा के बल पर होता है और वहाँ पर उसका वही रिजल्ट आता है। इसलिए वहाँ पर जनतंत्र को मजबूत करने के लिए और मतदाताओं को स्वच्छंद रूप से अपना मतदान करने के लिए राष्ट्रपति शासन ही जो एकमात्र उपाय है। अच्छा, अब इंडी गठबंधन में दोनों हैं। हाँ, अब एक सवाल ये उठता है कि इंडी गठबंधन के तथाकथित संयोजक, जिसके लिए बेचैन है नीतीश बाबू जा रहे हैं वहाँ ज्योति बसु का जो कार्यक्रम होने जा रहा है ज्योति बसु को लेकर सीपीएम का, उसमें ये अतिथि के रूप में जा रहा है। यह भी एक तो अब ये भी एक कहीं ना कहीं राजनीतिक हलकों में इसकी भी चर्चा है। अब हमको ये बताइए कि इसमें क्या स्टैंड ले सकते हैं नीतीश कुमार? अब देखिए, नीतीश कुमार जी बिहार के राजनीति में एक नक्षत्र हैं। तो ये क्या कहते हैं कि ये कन्वेनर के लिए, प्राइम मिनिस्टर फेस के लिए यहाँ पर मुहिम चल रहा है कि नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाया जाए। और ऐसी उम्मीद नहीं है, मतलब कि जो महागठबंधन है, नीतीश कुमार जी को कन्वेनर का पद मिलने में बड़ी दिक्कत है और सब कोई टाल मटोल कर रहे हैं। मुख्य रूप से कांग्रेस इसको टाल मटोल कर रही है, जो उसका कारण जो भी है, लेकिन टाल मटोल कर रही है। नीतीश कुमार जी, ये सच है कि ये यही धुरी हैं जो इन्होंने इंडिया गठबंधन जो बना है उसकी धुरी यही है और इन्हीं के प्रयास से यह सब आज तक जो भी कुछ खड़ा हुआ है विपक्ष, वो इन्हीं का प्रयास रहा है। तो नीतीश कुमार जी खुद ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिस मुहिम को लेकर के हम चले हमको इन लोग राजनीति से दरकिनार कर दिया है। दरकिनार करने वाले में सबसे ज़्यादा रोल कांग्रेस का है। लेकिन कांग्रेस को भी पार कर गई जब कांग्रेस और ममता बनर्जी का भी 36 का आंकड़ा है। ये दोनों आपस में बहुत दूरी पर है और कांग्रेस और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी, उनका भी 36 का आंकड़ा है। ये दोनों अपने अपने राह पे चलने वाले लोग हैं। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए वो दूसरे को कोई छूट नहीं देती है। तो ममता बनर्जी और केजरीवाल एक हो गए एकाएक और जा कर के मीटिंग में, गठबंधन की बैठक में जो इन्होंने जाते इस बात को रख दिया कि
इसके कन्वेनर मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, कांग्रेस के खड़गे जी को बना दिया जाए। और ऐसा डाल दिया ये मामला कि यह मामला अटक गया। अब खड़गे जी, ठीक है कि खड़गे जी कोई मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, लेकिन राजनीतिक तजुर्बा इनका बहुत लंबा है और इनका चरित्र भी सफ़ेद है। तो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, तो अब एक दलित हैं, तो अब मामला आ गया कि इनका नाम इन्होंने रख दिया, तो इसका किसी ने अपोज नहीं किया, सब कोई चुपचाप इसको निकल गए, लेकिन कुछ इस पर फैसला नहीं हुआ। लेकिन यह सबसे ज़्यादा इस तीर से घायल हो गए नीतीश कुमार जी। ये इनको बहुत अपमान लगा कि जिस चीज़ के लिए हमको इतना दिन से हम काम कर रहे थे और हमारा नाम आना चाहिए, तो कांग्रेस के विरोधी होकर के भी कांग्रेस की ममता बनर्जी जो है सो इनका नाम प्रपोज कर रही हैं। ये लोग चुपचाप वहाँ से चले आए, लेकिन मन में कहीं ना कहीं इन्होंने गठरी पार करके रखे हुए था, काहे कि ये बोलते नहीं हैं, गुम रहते हैं और बिना बोले ये हमला बहुत ज़बरदस्त करते हैं और निगार निकाल ही लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं। तो मतलब इनको मौका मिल गया। तो मौका मिल गया ऐसा कि अब नीतीश कुमार जी ने घोषणा कर दिया है कि वो तुरंत अगले ही सप्ताह में झारखंड में जा रहे हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं। और लगे हाथ तो यह भी पता चला कि 13-14 तारीख के करीब में कलकत्ता में ये वामपंथियों ने ज्योति बसु जी के स्मरण में एक बहुत बड़ा समारोह का आयोजन किया है। और इनको जब निमंत्रण दिया गया तो इन्होंने शहर स्वीकार कर लिया। तो शहर स्वीकार कर लेने के बाद में लोग इसका पॉलिटिकल अर्थ लगाने लगे जो नीतीश कुमार जी अभी चुनाव के अति में माहौल में तुरंत जो है सीपीएम का स्वीकार कर लिया निमंत्रण। तब धीरे धीरे यह बात पता चल रहा है कि इनको तो मौका चाहिए था, ये तो बैठाए हुए हैं, ये तो बैठे हुए हैं ममता। हालांकि सीपीएम तो इंडी गठबंधन का ही है, एक हिस्सा है, लेकिन इस माहौल में जाना ये माना जा रहा है कि इनको जो खुन्नस है उसको निकालने का एक मौका मिल गया। तो एक सीपीएम भी इसी का हिस्सा है, कांग्रेस भी इसी का हिस्सा है, गठबंधन का हिस्सा है और कांग्रेस भी उसी का हिस्सा है। तो आप इस गठबंधन का पोल खोल जा करके जरा कलकत्ता में देखिए ना जो क्या हो रहा है। यही गठबंधन के लोग टीएमसी के खिलाफ में वहाँ रण क्षेत्र बनाए हुए हैं। अच्छा, और उसमें तीसरे जो है सो नीतीश कुमार जी भी जा रहे हैं। गठबंधन का कितना बड़ा कड़ा बंधन है, उस बंधन को आप समझिए कि इसमें कितनी मजबूती है। एक दूसरे के खिलाफ बिना चुनाव के ही दंगल में आ गए। चुनाव आने पर क्या होगा वो तो बाद में होगा, लेकिन ये खुन्नस निकाल सकते हैं। नीतीश कुमार जी एक सधे हुए नेता हैं, अनुभवी नेता हैं। नीतीश कुमार जी वहाँ के भाषण में जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं वो किसी की शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो अपनी तारीफ करते हैं, अपने किए हुए कामों की चर्चा ही मीटिंग में करते हैं कि हमने जो है सो जाति गणना करा करके हमने उस अति पिछड़े लोगों को जो है सो बाहर किया है, उनको लाभ के लिए हमने आरक्षण दिया है, हमने फलाने योजनाओं को लागू किया है, महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए। तो अगर अपनी तारीफ ही करते हैं, अपने योजनाओं की चर्चा करते हैं, जो 7 निश्चय योजना हम कैसे चला रहे हैं, नल जल कैसे चला रहे हैं, हरियाली वाला स्कीम कैसे चला रहे हैं, गंगा का पानी कहाँ कहाँ पहुँचा रहे हैं, तो इन सब बातों की जब चर्चा अपनी विशेषता की करेंगे तो उल्टा असर पड़ेगा उनके मतदाता पर कि अगर बिहार का मुख्यमंत्री यह सब बगल में बैठ करके इतनी योजनाओं का लाभ उन लोगों को दे रहा है, गरीब को, वंचितों को, तो यह क्या कर रही हैं? यह तो केंद्र की जो जितनी योजनाएं हैं उसको लागू ही नहीं करती हैं। वहाँ बहुत सारी योजनाएं हैं जो लागू नहीं हुई। हाँ। तो नीतीश कुमार अपने बड़ाई करके अपने कार्यक्रमों के, अपनी योजनाओं की चर्चा इसी सिर्फ करेंगे तो इसी से वो हर्ट हो जाएंगे, उनके मतदाताओं पर बुरा असर पड़ेगा। मतलब ये अपना खुन्नस निकालेंगे, हर हाल में निकाल ही लेंगे। अच्छा, अब एक और सवाल है कि अगर ये परिस्थितियां बनती हैं तो ममता बनर्जी का क्या रुख हो सकता है इंडी गठबंधन को लेकर? जो स्थिति है इसमें ममता बनर्जी कांग्रेस को और लेफ्ट को वहां पर स्पेस नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। और ज्यादा कुछ होगा
तो वो गठबंधन से विमुख हो जाए। मतलब मान के चलें कि इंडी गठबंधन माइनस वेस्ट बंगाल अभी तक तो 2 आदमी आ गया और सामने। माइनस पंजाब तो था ही। वो केजरीवाल भी वैसा ही स्थिति में है और ये भी वैसा ही स्थिति में है। और बिहार में क्या होगा वो बाद में पता चलेगा। तो कहीं इसी तरह एक-एक करके कड़ी जो है सो ऊपर से टूट-टूट करके नीचे गिरने लगे और फिर 19 की तरह फिर हो जाए, कोई भारी बात नहीं है। लेकिन मिला-जुला के कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति शासन वहाँ लगेगा, स्थितियां वही बनती जा रही हैं स्थितियाँ तो बन ही रही हैं। बन रही हैं। और उसके बाद इंडी गठबंधन का जो असर होगा, सर ने बताया, ममता बनर्जी की क्या सोच है, नीतीश कुमार कौन सा उस दही में जोरन डालने जा रहे हैं, ये सारा मामला देखने वाला होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इसको लेकर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में दें। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। देखते रहें मतव्य। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।